हेलो 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 बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जो कि है फोर्थ डायमेंशन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ हम हमारे आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है फाइनली आज। ठीक है, मतलब पिछली क्लास में हमारा फाइनली खत्म हो चुका था। और आज हम देखने जा रहे हैं क्या, हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ एमसीक्यूज रहेंगे जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमें स्पेशली ये क्लास जो रहेगी नीट के बच्चों के लिए रहेगी, या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, और भी जो दूसरी तैयारियां रहती हैं उनमें हमारी अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है और एमसीक्यू के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, मैंने मेरी एक क्लास में डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में भी बताया था कि बच्चों किस प्रकार से डिडक्टिव थिंकिंग जो रहती है आपकी वो वर्क करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? डिडक्टिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ पर एमसीक्यूज में हम उन सब चीजों को देखेंगे, है ना। ये क्लास बहुत लंबी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जस्ट एक ये क्वेश्चंस की मैराथन रहेगी। ठीक है, हम चाह रहे थे कि इसको लाइव स्ट्रीम करें, बट लाइव स्ट्रीम हम फिर किसी अगली स्लाइड्स के लिए, अगली उसके लिए करेंगे, अगले क्वेश्चंस के लिए, अगली एक्सरसाइज के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिलहाल तो हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, है ना। और हमारा हम यूनिट 2 देख रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें आज हम देखेंगे हमारे एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, चलो बताओ इसमें से सही आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं बच्चों, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो क्वेश्चन में सिमिलर आंसर्स लग सकता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, आई गेस इट विल बी बेटर, बट मुझे चमक रहा है। ठीक है, चलो दिख रहा है ना। यस, बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें रहती है। टेस्टिस रहता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स रहती है, उनकी डक्ट्स रहती है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहता है, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर तो बहुत ऑब्वियस है बच्चों। ठीक है, 5 4 3 2 1, है ना। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि लगभग लगभग सारी ही चीजें जो रहती हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहती है, लगभग क्या सारी ही रहती है। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The testes are located outside this abdominal cavity within the pouches called, yes, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हमारे टेस्टिस लाई करते हैं, और वो जिन पाउचेस में रहते हैं उन पाउच को क्या कहते हैं हम, बताइए। ये भी हमने क्वेश्चन किया, ये हमने पढ़ा है, क्वेश्चन तो नहीं किया, ये हमने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर रहेगा स्क्रोटल सेक्स। ठीक है, कैसे? अरे भैया, स्क्रोटम में हमने पढ़ा था, स्क्रोटम में हमारा टेस्टिस लाई करता है। ठीक है बच्चों, ये इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट। स्क्रोटल सेक का यहाँ पे फंक्शन पूछ रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो स्क्रोटल सेक का फंक्शन क्या है, बताओ। मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि हमारा, इससे ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो स्क्रोटल सेक्स रहते हैं, ठीक है, वो उसमें टेस्टिस लाई करते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस वाला है सबसे पहले तो वही सही आंसर है ना। तो ये जो हमारे फोर्थ वाला है एक्सेसरी ग्लैंड्स वाला, और सेकंड और फोर्थ वाला तो कट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, बच्चे हमारे ये दो। अभी ये दो में क्या है हमारे, एक तो लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस है और हाई टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है? क्योंकि उन्हें लो टेम्परेचर चाहिए। ऑलरेडी हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो अंदर रहता ना टेस्टिस, उसको अगर हाई टेम्परेचर चाहिए रहता तो। ठीक है, तो लो टेम्परेचर के कारण टेस्टिस जो रहता है वो बाहर रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो
आपको आप पॉज करते जाइएगा, जैसे आप सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, उस पॉइंट पे आप पॉज कर देना और आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं तो कंटिन्यूशन में क्लासेस को बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, स्क्रोटल सेक्स मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसका बताइए आंसर। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, हायर देन या लोअर देन रहेगा, ठीक है। पहली बात तो लोअर देन रहेगा, हायर देन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, है ना। और अगर हायर देन नहीं रहेगा तो उसको सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन तो काट दो, ठीक है। उसके बाद उसका अगर नंबर हमें याद रखना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है बच्चों, लगभग कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर के लोअर रहता है ना, समझ में आया। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सेकेंड वन, ठीक है। देखो सभी बच्चे, इसमें ना आपको यहाँ पर पॉज कर देना है वीडियो को, ठीक है, और पॉज करके पहले गेस करना है, नहीं आएगा तो मैं आगे एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। और जिसने भी वीडियोस पुरानी नहीं देखी है वो पहले वो सारी वीडियोस देखे, तो भी तभी यहाँ पे क्वेश्चंस करने आए, या जो पढ़ चुका है वो तभी यहाँ पे क्वेश्चंस करने आए, तभी मजे आएंगे उसको, ठीक है। अदरवाइज बहुत ऐसा लगेगा कि सर आप क्या ही पूछ रहे हो, क्या ही बता रहे हो, है ना। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा, यस, है ना, दे रखा है लोअर टेम्परेचर इन स्क्रोटल सेक्स इज एसेंशियल फॉर, अरे भैया स्क्रोटम में हमारा लोअर टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड रहता है बताओ, ये भी मैंने पढ़ाया है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, फर्टिलाइजेशन या इजैकुलेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी में होता है, तो वाला तो काट ही दो, ठीक है। इजैकुलेशन के लिए स्क्रोटल सेक्स ये भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है, आप इसको भी काट ही दो। बच्चा स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या प्रोसेस रहती है बताओ, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, और एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और एक स्पर्मिएशन होता है। स्पर्मिएशन इज जस्ट बेसिकली बोलना चाहिए इट्स अ टाइप ऑफ इजैकुलेशन वाली प्रोसेस को ही हम वो बोल सकते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है बच्चों, लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है स्क्रोटल सेक्स में, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों ये तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना, अच्छा आप उसको पहले एक बार देख लीजिए, पॉज कर लेना अगर चाहिए तो। चलो ये तो देखो बच्चों ऐसा है डायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना, ये डायरेक्ट पूछा गया है, तो जैसे आपको सिंपली इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें अपन काउंटडाउन लेते हैं 5 का, ठीक है, और इसमें आंसर देखेंगे हम सीधा, 5 4 3 2 1। जिन जिन बच्चों ने 250 चूज करा है वो सही है, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने 250 चूज करा है वो सही है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच लोब्यूल ऑफ टेस्टिस इज, ठीक है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने रहते हैं ईच लोब्यूल ऑफ टेस्टिस में, वह 250 कंपार्टमेंट्स थे हमने पढ़े थे, ठीक है। अब वो 250 कंपार्टमेंट्स में से एक कंपार्टमेंट लो, अब उनमें से एक में से कितना रहेगा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बताओ, यहाँ पे दे रखा है सही आंसर। अगेन इसका काउंटडाउन लेंगे हम, ठीक है बच्चों, इसका काउंटडाउन लेंगे और काउंटडाउन के बाद में तुरंत हमें समझ में आ जाएगा, 5 4 3 2 1, है ना, इसका सही आंसर है सेकंड, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, बताओ, वेरी गुड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस चीज से लाइंड रहती है, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इसके लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर था ना वैसा गोल वाला, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेडिक सेल्स तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहता है, ठीक है, तो लेडिक सेल्स तो या इंटरस्टिशियल सेल्स रहती है लेडिक सेल्स, तो उनको तो जस्ट आप भूल ही जाओ, ठीक है। बचे वो 3 ऑप्शन, 3 में से या तो पहला सही है तो दूसरा सही है, या तो दोनों ही सही है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है वहां पर। तो इसमें बताओ क्या हो सकता है, सोचिए, 5 4 3 2 1, देखिए इसमें क्या है आंसर, बोथ 1 and 2, है ना।
हमारा ऐसा गोल स्ट्रक्चर था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है बच्चों। वो गोल स्ट्रक्चर के बाद में सबसे बाहर की लेयर में क्या था, मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको हम क्या भी कहते थे, जर्मिनल एपिथेलियम कहते थे, है ना बच्चों। और उसके बाद में हमारा सर्टोली सेल्स था, जिसके अंदर हमारे स्पर्म जो है वो अपने हेड को एम्बेड करके रखते थे या घुसा के रखते थे, ठीक है। चलो अभी कितने क्वेश्चन हो गए, बस 9 क्वेश्चन हुए हैं, है ना, बोर तो नहीं हुए, नहीं होना है क्योंकि अपने को ढेर सारे क्वेश्चन करने, लगभग आज अपन 130 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो काफी लंबी होने वाली है, ठीक है बच्चों, बहुत मजे आने वाले हैं। चलो, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल्स बाय, बताओ, पार्थोजेनेटिकली तो करेंगे नहीं, ठीक है। पार्थोजेनेटिकली का मतलब रहता है कि हमारा बिना उसके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना, हम ऑर्गेनिज्म नया पैदा नहीं कर रहे, हम नया ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम बस स्पर्म उसका गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो गलत आएगा, है ना। एमाइटोटिक डिविजन भी नहीं आएगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। बचा माइटोटिक और मियोटिक, माइटोटिक डिवीजन नहीं आएगा क्योंकि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन रहता है ना, स्पर्म हाफ रहता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और अगर इक्वेशनल हो जाएगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। चलो बच्चों, जर्म सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, अच्छा, ये देखो, है ना, याद रखना, यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एक तो लेडिक सेल्स दे रखा है, इंटरस्टिशियल सेल्स दे रखा है ना, ये दोनों तो बेटा एक ही चीज होती है, और लास्ट में 1 और 2 बोथ दे रखा है, ठीक है। आपको देखो जैसी क्वेश्चन आता है मैं समझाने लग रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो बार बार बोल रहा हूँ, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। इसका सही आंसर जस्ट रहेगा 5 4 3 2 1, सर्टोली सेल्स, ठीक है। मैंने जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही बताया था कि सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और स्पर्म जो है अपना हेड उनमें एम्बेड करके रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, बताओ इसमें क्या आंसर रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या क्या चीजें रहती हैं, वो ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन कौन सी चीजें रहती है, तो आप गेस करो कौन कौन सी चीजें रहेंगी, है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिक सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स, या सभी चीजें, बताइए। 5 4 3 2 1, सभी चीजें रहती हैं बच्चों, स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती है क्योंकि टेस्टिस जो रहता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड रहता है, क्यों, उसको टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करना है, तो टेस्टोस्टेरोन वो अपनी ब्लड वेसल्स में जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही है उन्हीं में करेगा, ठीक है बच्चों। और लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल हमारी बाहर वाली सेल्स ही होती है ना, उनको बोलते ही वही है क्योंकि, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बताओ, लेडिक सेल्स कौन से हार्मोन को सेक्रेट करती है, एस्ट्रोजन तो करेगी नहीं, फीमेल वाला रहता है, ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो बच्चा हमारा क्या बच्चों, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन मैंने तुमको बताया था कि वो टेस्टोस्टेरोन का बड़ा भाई रहता है, क्या रहता है बच्चों, बड़ा भाई रहता है, बेसिकली अगर कहे तो एंड्रोजन ही बाद में चल के हमारा क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है ना। आप इसको पॉज कर सकते हैं बीच बीच में आंसर्स गैस करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो किस चीज में ओपन होता है हमारा, बताओ। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, स्पर्मेटिक कॉर्ड तो नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। और रेटिटेस्टिस और वास एफरेंशिया, इन दोनों में से कुछ आ सकता है, वास डिफरेंस भी नहीं आएगा क्योंकि वास डिफरेंस बहुत लास्ट का रहता है हिस्सा हमारा वो डक्ट्स में से, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंशिया में खुलता है, बट लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर वासा एफरेंशिया है, यस, मैं आपको बोल ही रहा था। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आपने फ्लो चार्ट में तो रेटिटेस्टिस लिखवाया था, ठीक है, बट बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे रेटिटेस्टिस जो है हमारा उसके थ्रू हमारा वासा एफरेंशिया में खुलेगा, और खुलेगा कहाँ पे, ओपन किस में होगा वो, वासा एफरेंशिया में ही होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट यस इट वाज नाइस, ठीक है। चलो ये बहुत इजी है, बहुत इजी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स आर, इनमें से कौन सी आपकी मेल एक्सेसरी डक्ट्स है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स है, अरे भैया सारी है ना,
ये सब हम पढ़ चुके हैं, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको जोक भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। चलो देखो, रेटेड टेस्टिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन, है ना। रेटेड टेस्टिस किस किस दो किन किन दो चीजों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये देखो, इसका आंसर मुझे पता है, आप लोग बताओ। ये मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, आप फ्लो चार्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको याद आ जाएगा। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो खोलो और उसमें जाकर आप फ्लो चार्ट को एक बार देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ, हमने अभी पुराने ही क्वेश्चन में देखा, ठीक है बच्चों। चलो, एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड ऑन, अरे भैया ये तो मैं कितनी ही बार बता चुका हूं तुमको, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज भी मैंने डाल रखी है मेरी बायोलॉजी बेसिक्स वाली सीरीज में, ठीक है बच्चों। बिना किसी देरी के उसको भी जाकर देखना, है ना। और जब आप उसको देखेंगे तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका आंसर 5 4 3 2 1, इसका आंसर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस क्यों है, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब रहता है पीछे, अगर आप डायग्राम और आप फर्स्ट वाली जो पूरा है हमारा वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, अपने को लगभग लगभग 130 क्वेश्चन करने हैं, है ना। बने रहिए हमारे साथ में, बने रहिए, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो है, अच्छे मजे आएंगे। चलो, एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू द वास्ट डिफरेंस, मूव्स फॉरवर्ड एंड लूप्स ओवर द, भैया बताओ वास्ट डिफरेंस किसके ऊपर से ऐसे गोल घूम कर आती है। चलो भैया आप बताओ, हमें तो आंसर पता है, हम तो ये केबीसी खेल चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, हम तो पढ़ा भी चुके हैं। बताइए आप किस में रहेगा, गेस कीजिए। चलो 5 4 3 2 1, अरे सर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रहेगा, आप ध्यान से जरा उसको पढ़िएगा, वो क्वेश्चंस को देखिएगा, डायग्राम को भी देखिएगा। ऐसा यूरिनरी ब्लैडर रहता है हमारा और उसके ऊपर से टेस्टिस है, यहाँ से वो ऐसी आती है और ऊपर से यूं करके हमारे उसमें जाती है, पेनिस में, यूरेथ्रा में ज्वाइन होती है, ठीक है। चलो बच्चों, ducts for storing and transporting the sperm from testes to outside are, very good, very good, ठीक है। यूरेथ्रल मीटस तो आएगा ही नहीं, है ना। यूरेथ्रल मीटस तो आएगा ही नहीं, वो तो ओपनिंग रहती है, ठीक है, यूरेथ्रा की, तो वो तो कुछ डक्ट है ही नहीं, तो वो तो आएगा ही नहीं। बचा क्या हमारा सेमिनल डक्ट, सेमिनल डक्ट कुछ होता है क्या, नहीं, सेमिनल वेसिकल होता है कुछ, ठीक है। बचा क्या हमारा यूरिनरी डक्ट, जिसको हम यूरेथ्रा भी कहते हैं, और बचा क्या हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो अब देखना, डक्ट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, ठीक है। अब याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें सेकंड या थर्ड दो में से कुछ एक चीज सही हो सकती है, ठीक है। आपको डिडक्टिव थिंकिंग करते हुए चलना, डेट इज जो आपका गलत आंसर है आपको उसको क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, तो इसका सही आंसर रहेगा 5 4 3 2 1, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यूरेथ्रा हमारा जस्ट एक पैसेज की तरह काम करता है, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट जो रहती है सेमिनल वेसिकल से जॉइन रहती है, और जो इजैकुलेटरी डक्ट रहती है वो थोड़ी सी ब्रॉड रहती है ना, कंपेयर टू अदर एक्सेसरी डक्ट्स। वो ब्रॉड बेटा इसलिए रहती है क्योंकि वो क्या कर सके आपका, उसको स्टोर करके रख सके स्पर्म्स को, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि है, चलो भैया बताओ, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंड एक्सटेंड्स थ्रू डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है और कहां तक जाता है, ठीक है। पेनिस से ओरिजिनेट हो रहा है, नहीं। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, एटेटेस्टिस से हो रहा है, नहीं। सेमिनल वेसिकल से हो रहा है, नहीं। किससे हो रहा है, चलो, यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है, हाँ कि ना, बताओ। चलो 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर फर्स्ट वाला रहेगा बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और ओरिजिनेट होके वो कहां तक जा रहा है बच्चों, पेनिस के पूरे एंड तक जा रहा है, ठीक है। चलो, अब और क्वेश्चंस करेंगे। बताओ दादा,
sorry students, yes. Urethral meatus is found at the tip of copulatory organ, tip of urinary bladder, tip of ejaculatory duct या टिप ऑफ यूरेटर. देखो बच्चों, यूरेटर क्या रहता है, यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज मत होना. यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर से लेकर आपके टिप ऑफ द पेनिस तक रहता है यूरेथ्रा, और यूरेटर आपका किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक का रास्ता रहता है. ठीक है, दोनों अलग अलग है ना. और टिप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का कोई टिप होता नहीं है ना. और टिप ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट उसका भी कोई टिप होता नहीं है. तो इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1. टिप ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन. कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे जिसको पेनिस को बोला गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया स्टूडेंट्स जी? ठीक है, चलो. दिस कोचिंग इज सिचुएटेड इन इंदौर. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, आपको अगर हमसे सच में मिलने की इच्छा है फेस टू फेस, आप जरूर हमसे आकर मिल सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलो. द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रेटेटेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और पेनिस. बताओ, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर अपन समझते हैं. उससे पहले आप लोग गेस कीजिए. 5 4 3 2 1. इसका सही आंसर है पेनिस. सिंपल. ठीक है, पेनिस हमारा आउटर जेनिटेलिया रहता है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहता है. कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी इसे कहा जाता है. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे. The erectile tissue of penis facilitates spermiation, insemination, spermatogenesis या micturition. ठीक है, आप लोग बताओ, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस किस चीज को फैसिलिटेट करता है? बताओ बताओ. स्पर्मिएशन करेगा, इंसेमिनेशन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस और मिक्चुरेशन तो नहीं होना चाहिए. मिक्चुरेशन आपका यूरिनेशन पास वाली जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे स्पर्म्स बनते हैं, उसको कहते हैं. तो ये दोनों तो नहीं रहेंगे. स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन. स्पर्मिएशन इज इजैकुलेशन, तो इजैकुलेशन में हेल्प नहीं करते हैं, इंसेमिनेशन में हेल्प करेंगे. तो इसका सही आंसर रहेगा 5 4 3 2 1. इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल पेनिस जो है वो ट्रांसफर करता है स्पर्म को हमारी फीमेल वेजाइना के अंदर. ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, है ना. चलो बच्चों, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन शीट. हाइलिन शीट थोड़ी रहती है यार, हाइलिन शीट तो आपकी न्यूरॉन में रहती है. ठीक है, ट्यूनिका विजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और फोर स्किन. क्या हो सकता है इसमें से, बताओ. इसका सही आंसर है फोर स्किन. सॉरी, मैंने 5 4 3 2 1 नहीं करा. चलो, बट आई गेस दिस वाज इजी, है ना. बेटा ये सब बहुत इजी इजी है. चलो जल्दी से बताओ, इसका बहुत इजी आंसर है. 5 4 3 2 1. एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, है ना. हमने जस्ट अभी पुराने क्वेश्चन में ही देखा कि हमारा जो पेनिस का एनलार्ज एंड रहता है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं. इसके ऊपर एक लूज स्किन फोल्ड टिश्यू रहता है. ठीक है बच्चों, चलो. मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर, ये बढ़िया है. Unpaired seminal vesicle, bulbourethral or prostate gland, one seminal vesicle and two prostate glands, paired bulbourethral and prostate glands, one pair of seminal vesicle, bulbourethral glands and a prostate gland. ठीक है, तो इसमें से आप डिडक्टिव थिंकिंग करिए. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है वो एक रहता है, बाकी जो है वो हमारे पेयर्स में रहते हैं. ठीक है, हमारा सेमिनल वेसिकल स्पेशली पेयर में रहता है. तो ये दो चीज को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, दो सिचुएशंस को इनमें से. ठीक है, आप जरा पॉज करके वीडियो देखिए. चलो 5 4 3 2 1. इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला. ठीक है बच्चों, क्या सही आंसर है इसका? फर्स्ट वाला. मैं यहां से भी देख सकता हूँ. चलो बढ़िया है ना. सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, चलो बच्चों ये भी हमने देखा है. ठीक है, फ्रक्टोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, सोडियम, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. ठीक है, देखो बच्चों हमने देखा था कि सोडियम रहता है, पर सोडियम से ज्यादा पोटेशियम रहता है, तो सोडियम वाले आंसर तो गलत ही होंगे. और केवल फ्रक्टोज नहीं रहता है, इसमें कैल्शियम भी रहता है. बट लेट्स सी इसका सही आंसर क्या रहता है ना. 5 4 3 2 1. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग रहते हैं. लेट अस सी. यस, सोडियम. सोडियम नहीं रहता है, आई वाज जस्ट टेलिंग. ठीक है, इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स रहते हैं.
और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। और अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चों एनसीईआरटी में ही हमारा जो रहता है बहुत जरूरी जो क्वेश्चंस रहते हैं या जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी से ही उठकर आते हैं हमारे नीट के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे। अरे यार ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज आल्सो ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ 5 4 3 2 1 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, देखो बच्चों ये तो हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, एक ऐसा सेक्रेशन करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, जो क्या करता है वो फ्लश भी कर देता है यूरेथ्रा को एक प्रकार से, है ना, ताकि जो हमारे स्पर्म से वो प्रॉपर तरीके से जा सके। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर उसको नहीं तो क्या अटकता है क्या रास्ते में? अरे अटकता नहीं है वो, ठीक है, बट स्टिल इट नीड्स अ क्लियर पैसेज, है ना, फॉर स्मूथ फ्लो। ठीक है बच्चों, चलो अब आप जमीन पे चलते हैं तो जमीन पे आप भटकते हैं क्या चलते चलते? नहीं ना, बट स्टिल आप पोछा लगाते हैं ताकि आप स्मूथ रहे, साफ सफाई रहे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यह अभी तक हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन थोड़े से कुछ देखे, और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग लगभग इस चैप्टर के हम 300 क्वेश्चन अगर हो सका तो करेंगे। ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए। द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर, ओविडक्ट्स रहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं, यूट्रस रहते हैं कि ओविडक्ट्स रहते हैं? बताओ। 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर रहेगा हमारा ओवरीज। अरे ये तो पढ़ ही रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं हम, सही बोल रहा हूँ, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट बताओ। वन पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड on each side of lower abdomen in pelvis region, both 1 and 2 in upper abdomen। अपर एब्डोमेन तो नहीं है, बचे 3 शुरू के। ठीक है, तो उनमें से जस्ट आप बताइए कि क्या हो सकता है ना, उनमें से आप बताइए क्या हो सकता है। एक तो पेल्विस रीजन में रहते हैं, ये तो ठीक है, ईच साइड रहते हैं, ये भी सही है, दोनों ही सही लग रहे हैं। तो क्या थर्ड वाला इसका सही आंसर हो सकता है? लेट अस सी, है ना। 5 4 3 2 1 इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2, है ना, दोनों ही, क्योंकि सही है ना। ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन, और हमने इसको पढ़ा है, देखा है। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर देखिए इसको, तब आपको समझ में आएगा कि हम ये क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय, बताओ ओवरी किस प्रकार से हमारे पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड रहती है? ओविडक्ट तो कोई बच्चा बोलना ही नहीं, फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहती है, ये तो कोई बोलना ही नहीं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि फेमरी है उसको जस्ट होल्ड करके रख, होल्ड नहीं मतलब उसको पकड़ के नहीं रखता, उसको टच करके रखता है। ठीक है, तो ये ओविडक्ट तो आएगा नहीं, ओविडक्ट नहीं है तो इस्थमस भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स, इन दोनों में से आप लोग गेस करो। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 इसका सही आंसर है लिगामेंट्स। अरे मैंने 4-5 लिगामेंट्स बताए थे ना, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स, ठीक है, राउंड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, और भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, चलो वो सब पेयर्स में रहते हैं, और ये सब हमारे क्या करते हैं, यूट्रस को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो हमारा ओवरी वाला रहता है वो भी पेल्विस वॉल से या यूट्रस से उसी प्रकार से कनेक्टेड रहता है। बताओ। द पार्ट्स ऑफ स्ट्रोमा ऑफ ओवरी आर, मतलब कि हमारे जो स्ट्रोमा में कुछ कुछ हिस्से रहते हैं, स्ट्रोमा यानी कि हमारी लेयर्स या हमारा ओवरी का एक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या उसका पूरा जो ऑर्गन है वो, ओवरी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं? ठीक है, ओवरी के अंदर बोल रहा हूँ, यूट्रस के अंदर नहीं। ठीक है, तो थर्ड वाला तो गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है। बचा हमारा सेकंड और फर्स्ट, इन दो में से आप गेस कीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1 सही आंसर है कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अरे मैंने बताया था एक कवरिंग रहती है और एक मेडुला रहता है अंदर का मिडिल पार्ट। ठीक है, समोसा वाला एग्जांपल हमने देखा था, याद करो बच्चों। ठीक है, चलो इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है फर्स्ट यूट्रस, सेकंड वेजाइना, थर्ड ओविडक्ट्स। ठीक है, द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स आर, बताओ क्या रहेगा इसका सही आंसर? 5 4 3 2 1 अरे ओविडक्ट्स ऑल, एक मिनट,
नहीं बच्चों, इसका ऑल नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो ओवी डक्ट्स ही रहती हैं इसकी केवल, ठीक है। लेट मी चेक इसमें जो भी आंसर है, ठीक है। चलो, पर इसका सही आंसर आप लोग याद रखना, इसका सही आंसर रहेगा हमारा, इसका सही आंसर रहेगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। क्या रहेगा इसका? थर्ड वाला, क्योंकि एक्सेसरी डक्ट्स की बात हो रही है तो इसमें ऑल नहीं आएगा, यूट्रस और वेजाइना नहीं रहेगा, ऑल नहीं आएगा, ठीक है। वेजाइना आपकी डक्ट नहीं होती, यूट्रस आपकी डक्ट नहीं होती है, ठीक है। केवल ओवी डक्ट आपकी डक्ट होती है। चलो, इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। बड़ी बड़ी पीपीटीज में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है। चलो, fallopian tubes are extended between ovary and uterus, ovary and vagina, ovary and infundibulum, ampulla and fimbriae. अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। बड़ा ही कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे रखा है ऐसा, बट आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। सो गेस कीजिए आप। 5 4 3 2 1। अरे फर्स्ट वाला सही आंसर रहेगा इसका, ओवरी से लेके यूट्रस तक रहता है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। चलो, देखो, जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो पहले जाकर वीडियो को देखे और फिर कोशिश करें यहाँ पर आके करने का, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस मत करो, मुश्किल होगी, पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। और जिन बच्चों को लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जरा रुको, आएंगे धीरे से, ठीक है। ये जस्ट एक्सरसाइज 1 ही है, हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस है, जिसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस और उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, सॉरी 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 सॉरी, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू। देखा, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी, ठीक है। यस, इसका आंसर तो खैर आपने देख ही लिया है, बट अब आप एक्सप्लेन करो, फनल शेप्ड इनफंडिबलम क्यों लिखा है, ठीक है। फिमरिये आपका इनफंडिबलम का ही पार्ट रहता है, जो उसका एक्सटेंडेड पार्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिमरिये सही आंसर नहीं है, बाकी एम्पुल और इस्थमस का तो आप रीजन जानते ही हो, तो फनल शेप नहीं होते हैं। फनल शेप हमारा यही रहता है, इनफंडिबलम, ठीक है। और ये ओवरी के सबसे ज्यादा निकट यही रहता है, क्लोजर सबसे ज्यादा यही रहता है, ठीक है। चलो, यस बताओ। हमारा क्या दे रखा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनफंडिबलम हेल्प इन, है ना। अरे, ये तो मैं बार बार बोल ही रहा था। फिंगर प्रोजेक्शंस कौन से रहते हैं? हमारे फिम्ब्रिये रहते हैं। फिम्ब्रिये क्या करते हैं? 3 सॉरी 5 4 3 2 1। अरे फर्स्ट वाला है इसका सही आंसर। अरे, ओव्यूलेशन के बाद में जब हमारा ओवा निकलेगा तो उसको कौन कलेक्ट करेगा? फिम्ब्रिये कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिम्ब्रिये ने कलेक्ट करा और जस्ट वो उसको क्या करेगा, हमारे आगे पास डाउन करेगा इस्थमस, एम्पुला वगैरह रीजन्स में, ठीक है। चलो, यस बताओ। द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इनटू व्हिच इनफंडिबुलम ओपन्स इज, जो एक वाइडर पार्ट रहता है जिसमें हमारा इनफंडिबुलम ओपन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा रहता है? मैंने आप सभी को बताया था IAS करके याद रखना, ठीक है। पर IAS आपका इधर से उधर जाएगा, सॉरी इधर से उधर जाएगा, ठीक है। दैट इज आपका ओवरी से यूट्रस की तरफ जाएगा IAS, है ना। ठीक है, खैर आप इसको याद करिए, मैंने बताया था आपको। 5 4 3 2 1। एम्पुला, ठीक है। हमारा पहले इनफंडिबलम रहता है, इनफंडिबलम के बाद हमारा एम्पुला रीजन जो ब्रॉड रहता है, और फिर नैरो पोर्शन जो हमारा इस्थिमस रहता है, ठीक है। चलो बच्चों, द शेप ऑफ यूट्रस स्लैश वूम्ब इज, अरे ये मैंने बताया था। पियर को क्या बोलते हैं? नाशपाती बोलते हैं, आई गेस नाशपाती बोलते हैं, है ना। फ्रूट्स हिंदी में तो बड़े ही खतरनाक खतरनाक नाम रख देते हैं, है ना। बड़ी खतरनाक, आलू बुखारा रख दिया एक फ्रूट का नाम बेचारे का, आलू को बुखार हो गया।
क्या ही नाम है यार, मतलब अनानास रख दिया रे बेचारे, किसी एक फ्रूट का नाम तो इन लोगों ने हिंदी में है। और पता नहीं क्या क्या फूल, फूल पत्तियों के नाम तो क्या 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 रख देते हैं फ्रूट्स के नाम, है ना। तो ये यहाँ पे खैर पियर आएगा। अब वो सीधा पियर है कि इन्वर्टेड पियर है, आप लोग गेस करो। 5 4 3 2 1। अरे इन्वर्टेड पियर मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, इन्वर्टेड पियर रहेगा। ठीक है। अब बोलोगे सर आपकी एनर्जी आज डाउन क्यों लग रही है। बच्चों एनर्जी डाउन नहीं है, दिस इज हाउ वी स्टडी, वी सेव एनर्जी, है ना। आप जब 100 मीटर की स्प्रिंट करते हैं तब आप पूरी आपकी एनर्जी झोंक देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें अब थोड़ी ही दूर के लिए दौड़ना है। और मैराथन में क्या करते हैं, स्लो पेस रहती है। ठीक है, वी सेव एनर्जी, क्योंकि देखो अभी हम ऑलमोस्ट 38 नंबर के क्वेश्चन पर आए हैं, हमें 130 क्वेश्चन करने हैं, जरा आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बने रहिए बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए। वाइड एम्पुला, सॉरी, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू। यूट्रस किस प्रकार से ओपन होता है हमारे, बताओ। हमारा यूट्रस जो रहता है वो किस उसमें ओपन होता है। 5 4 3 2 1। नैरो सर्विक्स। ठीक है, वाइड सर्विक्स नहीं रहता है बच्चों, एक नैरो सर्विक्स रहता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इस प्रश्न के पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी रहती है या उसको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पर्टिकुलर नंबर का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से बनाकर दूंगा। ठीक है, चलो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो रिगार्डिंग अ क्वेश्चन। चलो बच्चों, बर्थ कनाल इज फॉर्म्ड बाय, बर्थ कनाल में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, बताओ बताओ, बर्थ कनाल में कौन कौन सी चीजें रहती है। विजाइना एंड सर्वाइकल कनाल, विजाइना एंड यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड विजाइना, फेलोपियन ट्यूब एंड फेलोपियन ट्यूब तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है, बचे ऊपर के दो। यूट्रस। 5 4 3 2 1। जिन भी बच्चों ने सेकंड ऑप्शन चूज करा, आप क्या सोच रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो आप सेकंड के लिए, है मेरे को पता आपने चूज किया सेकंड। अरे यूट्रस आपका बर्थ कनाल में नहीं आएगा, बर्थ कनाल में आपका सर्विक्स और वेजाइना आएगा। यूट्रस से बाहर आ रहा है सर, बट अरे यूट्रस से बाहर आ रहा है, यूट्रस के थ्रू बाहर नहीं आ रहा है, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है, समझे। चलो, मुझे सब पता है बच्चों की क्या ही मेंटेलिटी रहती है, क्या ही सोचते हैं बच्चे, क्या ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो आप मेरे को लेयर्स के नाम बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लेयर्स के नाम बताओ कितनी रहती है। पहले चलो वो देख लेते हैं। 5 4 3 2 1। तीन रहती है। ठीक है, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंदर की, मायोमेट्रियम मिडिल की, पेरीमेट्रियम बाहर की, बाहर पी। चलो, इसी के साथ हम आगे देखेंगे। द लेयर ऑफ यूट्रस डेट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज। अरे ये तो 10th में भी पढ़ा था, जिस बच्चे को ये नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1। इसका आंसर नहीं पता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जाके क्लास देखो, है ना। इनर एंडोमेट्रियम ऑफ कोर्स, इसका तो मैं वो भी नहीं दे रहा। मिडिल एंडोमेट्रियम कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, इनर एक ही होती है, इनर एंडोमेट्रियम। क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा, वो ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चंस जिनमें क्या रहता है बच्चों, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि ये भी सही हो सकता है बच्चों, और सर ये भी सही हो सकता है। ठीक है, आपने वाला क्यों चूज करा, वाला क्यों नहीं चूज किया, है ना। आपकी कुछ पर्टिकुलर रीजनिंग हो सकती है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपके कुछ रेशनल्स है, अब जरूर से पूछिए, है ना बच्चों। चलो, हम आगे देखेंगे। मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग जेस्टेशन, गैमेटोजेनेसिस या फर्टिलाइजेशन। चारों प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन में तो फ्यूजन हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्यों करेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में भी नहीं होगा, गैमेट्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा। जेस्टेशन और पैचुरेशन बचा, इन दो में से आप लोग गेस करो सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें सही आंसर है 5 4 3 2 1, है ना।
इसमें सही आंसर रहेगा हमारा पार्चुरेशन। भैया जेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड को बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पेन्स आते हैं सर, बट आप तो बोल रहे थे हाँ पेन्स आते हैं, बट वो जब पार्चुरेशन दैट इज बर्थ प्रोसेस के दौरान आते हैं। और बर्थ प्रोसेस की जो प्रोसेस रहती है या जो चेंजेस रहते हैं उसको पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है चलो। अरे ये तो बहुत इजी है, ये भी मैंने पढ़ाया है ना। द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। बताओ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं है 12th की एनसीईआरटी में, बट यस आपको थोड़ी सी एनाटॉमी दे रखी है उसकी, है ना। क्लाइटोरिस तो हमारा स्यूडोपेनिस रहता है, वो तो नहीं हो सकता। लेबिया मेजोरा हमारा आउटर वो रहता है बच्चा, हाइमेन और मॉन्स प्यूबिस। इसमें बताओ 5 4 3 2 1। अरे मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू रहती है ना। वजाइना रहती है, वजाइना के ऊपर यूरेथ्रल मीटस रहता है फीमेल्स का, यूरेथ्रल मीटस के ऊपर क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के ऊपर हमारा हाइमेन। ठीक है, और जो हमारा पूरा जो वेसिकल रहता है ना, जो पूरा वेस्टिब्यूल, सॉरी जो वेस्टिब्यूल रहता है वो कवर्ड रहता है सबसे पहले तो लेबिया माइनोरा से, उसके ऊपर कवर्ड रहता है लेबिया मेजोरा से। ठीक है, याद आया। चलो, लेबिया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड। बताओ, जस्ट मैं तो अभी समझा ही रहा था इस चीज को, बस में आ ही गया क्वेश्चन। बताओ, डाउन फ्रॉम mons pubis and surround the vaginal opening, upward from mons pubis and surround the uterus, upward from mons pubis and lower to uterus, down from mons pubis and upper to uterus। ठीक है, देखो mons pubis के नीचे रहता है ये तो पक्का है, तो सेकंड और थर्ड तो गायब कर दो। ठीक है, बचा हमारा फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, अभी फर्स्ट और फोर्थ में आपको इसमें बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। चलो 5 4 3 2 1। पहला वाला सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, कौन सा सही आंसर रहेगा बच्चों? पहला वाला। कैसे रहेगा पहला वाला सही आंसर, गेस करो। ठीक है, देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, कि हमारा उधर मॉन्स बेबीज के नीचे हमारे फोल्ड्स रहते हैं, है ना, फ्लैशी फोल्ड्स रहते हैं जिनको हम आउटर लिप भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है पूरी वेस्टिब्यूल को क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्या है, लेबिया माइनोरा आर लोकेटेड। लेबिया माइनोरा कहाँ रहती है, पढ़ो क्वेश्चन। अंडर द हाइमेन, अंडर द लेबिया मेजोरा, इनसाइड द क्लाइटोरिस, अबव द मॉन्स प्यूबिस। तो बड़े ही थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही मतलब मजेदार है ऑप्शन ना, सोच सोच के ही हंसी आ गई। इतना अगर किसी ने थर्ड और फोर्थ अभी से चूज कर लिया, प्लीज प्लीज बच्चों अब बायोलॉजी छोड़ दो। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको अगर इतना भी नहीं पता, फर्स्ट और सेकंड में से है ना। आप मतलब थोड़ा सेंसेबल है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सेंसेबल ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्या ही ऑप्शन है। चलो, इसमें क्या रहेगा आंसर, अंडर द लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा के अंडर हमारा क्या रहता है, लेबिया माइनोरा रहता है ना। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा स्ट्रक्चर बताया। बताओ बताओ बताओ, ये भी मैंने बताया अभी, स्ट्रक्चर आपको पूरा समझाया मैंने। ठीक है, tiny finger like projection which is located at the upper junction of the two labia minora is। बताइए बताइए बताइए, आपका इसका सही आंसर क्या रहेगा। एम्पुला तो होगा ही नहीं, एम्पुला तो आपके फेलोपियन ट्यूब में रहता है। जहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात हो रही है बच्चे, ऊपर की तीन। वेजाइना भी नहीं रहेगा, वेजाइना भी अंदर वाला इस समय ही आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, वेजाइनल ओरिफाइस जो रहता है आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है, तो वेजाइना भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। मतलब हमारा हाइमेन और क्लाइटोरिस, इन दोनों में से बताओ। सही आंसर है 5 4 3 2 1 क्लाइटोरिस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। बताओ, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं रहेगी, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी नहीं है, जर्मिनल लेयर भी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर सही रहेगा क्या, 5 4 3 2 1 हाइमेन। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा इसका, हाइमेन। सर थोड़ा जल्दी हो गया ये, नहीं बेटा जल्दी नहीं हुआ है, ये आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी उठाओ, हमारे वीडियो उठाओ और लाइन बाय लाइन उसमें हमारी पीपीटी भी देखते जाओ, आपकी एनसीईआरटी भी देखती जाओ।
देखते जाओ आप लोग बच्चों लोग, और उसमें आप जस्ट एक बार क्रॉस करते जाओ, एक बार ऐसा पूरा पूरा है ना, पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आएगा। इन ईच ब्रेस्ट द नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, कि हमारे एक मेमोरी लोब में, सॉरी एक ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लूप्स होते हैं, है ना। चारों ही कुछ इसके जो ऑप्शन है बड़े ही मजेदार हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक क्वेश्चन है ना। और ये जो है थोड़े से टफ वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बिल्कुल 19-20 यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर दे रखा है, जिससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसमें डिडक्टिव थिंकिंग ना करना, ये वाले क्वेश्चंस में डिडक्टिव थिंकिंग कभी मत करना, जिसमें बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसमें आप हमेशा आपको जो याद है वही लिखना, और कुछ कुछ चीजें आपको एज इट इज याद ही करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलो तो इसका आंसर रहेगा सही 5 4 3 2 1, फर्स्ट वाला। ठीक है, अरे भैया एलवीओलाई रहता है उसमें, लंग्स वाला नहीं, दूसरा वाला मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। ठीक है, 15 से 20 रहता है, तो 15 से 20 दो जगह था, तो विदाउट एलवीओलाई नहीं रहता है, एलवीओलाई के साथ वाला क्या रहेगा हमारा, काउंट किया जाएगा लोब्स के अंदर। बताओ, मिल्क किसके थ्रू सक्ड आउट होता है ना, बताओ किसके थ्रू होता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड, या तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही। ठीक है, आप बताओ किसके थ्रू होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, पूरे एनसीईआरटी उठाना पड़ेगा, और मैंने जो पढ़ाया है पीपीटी से वो भी पूरा उठाकर पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर समझ में आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा लेक्टिफेरस डक्ट्स। अरे बच्चों, एल्वियोलर डक्ट और मेमोरी डक्ट जो है वो आपके पीछे रहती है ब्रेस्ट में, है ना, पीछे की तरफ रहती है, आपके आगे की तरफ आपका लेक्टिफेरस डक्ट रहता है, लेक्टिफेरस डक्ट से हमारा ही जो निप्पल रहता है वो कनेक्टेड रहता है, तो निप्पल के थ्रू आउट हो जाता है लेक्टिफेरस डक्ट से, है ना। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन किसके करेंगे, गैमेटोजेनेसिस के थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। चलो बताओ बच्चों, इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी एज में या कौन सी स्टेज में हमारा क्या होता है, अकर होता है, बताओ। फीटल स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, प्यूबर्टी में होता है, कि फीटल या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है, बताओ 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 बताओ। 5 4 3 2 1, अरे ये हम पढ़ चुके हैं, प्यूबर्टी की एज में होता है बच्चों। ठीक है, अगर आप पीछे जाइए और स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस वाली जो हमारी पीपीटीज है जो मैंने पढ़ाया है उसको जरा पढ़िए, लेक्चर्स को सुनिए, है ना। चलो, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनियम बोल रहा है, स्पर्मेटोगोनियम, आगे चल के जो बनेगा, अभी बना नहीं है, अगर बन जाता तो स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ बोलते। ठीक है, हिंट दे दी है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपका 26 रुपए का प्रश्न। चलो 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 बताओ बच्चों, इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1, डिप्लॉयड विद 46 क्रोमोसोम्स, यस यही आंसर है इसका सही। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic division and forms haploid primary spermatocyte, diploid secondary spermatocytes, haploid secondary spermatocytes या diploid tertiary spermatocytes। बेटा डिप्लॉइड तो रहेगा ही नहीं और टर्शरी तो रहेगा ही नहीं, बच्चे हैप्लॉइड हैप्लॉइड वाले। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में आप गेस कर लो कौन सा रहता है, अगर यहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन बोल रहा है तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट तो जनरेट हो ही नहीं सकता, बट लेट अस सी व्हाट इज द आंसर, थोड़ा सा मैं भी इसमें यस आई वाज राइट, है ना, थर्ड वाला नहीं होगा, इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, जो कि है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, है ना, इसमें यहाँ पर देखना आप। चलो, इसका सही आंसर है ये ए वाला, फर्स्ट वाला। चलो, the number of sperms produced with their chromosomes are
या तो 6 रहेंगे या तो 4 रहेंगे, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो बताओ कितने रहेंगे बच्चों? 4 रहेंगे सर। डिप्लॉयड रहेंगे, हैप्लॉयड रहेंगे स्पर्म्स? हैप्लॉयड रहते हैं यार, ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई 5 4 3 2 1 नहीं, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। यस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग, मजे आ गए देख के मेरे को तो। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। स्टिमुलेट कौन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? है, बताओ। इसका आंसर इनमें से कोई सा भी हो सकता है। बताओ बताओ बताओ। टेक योर टाइम, बुक पलटो, वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, लेक्चर सुनो, है ना, और फिर वापस से इस क्वेश्चन पर आओ, है ना। यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर दो, है ना, पीछे जाओ, इसका आंसर बताओ मेरे को। और बताओ बताओ, देखा, मिला? इसमें ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स भी नहीं आएगा, है ना। और चलो जीएनआरएच ही नहीं आएगा, तो जीएनआरएच नहीं है तो इसमें एफएसएच और एलएच भी नहीं रहेगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो सकता है? 5 4 3 2 1। तो सही आंसर रहेगा एंड्रोजन्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए मैं आपको बता चुका था, एक रहती है प्यूबर्टी की स्टेज और एक रहती है एडोलेसेंस की स्टेज, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है पहले कौन सी एज आती होगी? ठीक है, ये बहुत सिमिलर सिमिलर रहेगा, ठीक है। सुनना ध्यान से बच्चों, एडोलेसेंस की एज वाली एज रहती है जिसमें हॉर्मोन्स के कारण हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। कौन सी एज रहती है जिसमें हॉर्मोन्स के कारण हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं? और ठीक है, और मैं कह रहा था कि जो हमारी एडोलेसेंस की जो स्टेज रहती है, उसमें हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी प्यूबर्टी में आते हैं। अच्छा, अब सुनना इस बात को ध्यान से। प्यूबर्टी के अंदर बच्चों याद रखना, प्यूबर्टी के अंदर क्या रहता है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रहता है वो डेवलप होता है, ठीक है। और जब हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है, तो जो फीमेल्स रहती है उनमें मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो मेल्स रहते हैं उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है। दैट इज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वी आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, ठीक है। और जब हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाने के कारण से वो हमारे सर्टेन हॉर्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन जो रहते हैं, जो बॉडी में चेंजेस लाते हैं, वो हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। और जब वो हार्मोन जो है हमारे सेक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि रहते हैं जैसे बियर्ड का आना बॉयज में, ठीक है, आर्मपिट्स में, और हमारे प्राइवेट पार्ट में हेयर्स का आना, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से कुछ कुछ जो हमारे चेंजेस रहते हैं, बॉयज का भारी हो जाना, ठीक है, वॉइस भारी हो जाती है, और गर्ल्स में वॉइस जो रहती है और पतली हो जाती है, ठीक है। बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, तो ये बहुत सारे चेंजेस रहते हैं जो हमारे एडोलेसेंस एज में आते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स के कारण रहता है बच्चों। और प्यूबर्टी में हमारी ग्लैंड जो रहती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर द स्पर्मेटोजेनेसिस क्या रहेगा? एंड्रोजन के कारण स्टिमुलेट होगा, ठीक है। द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज एनवेलप्ड बाय। पेलिकल क्या रहता है और शेल क्या रहता है? सेलुलोज, प्लाज्मा और सेलुलोज हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलोज हो सकता है, ठीक है। बट सेलुलोज तो शायद पेड़ में रहता है, तो इसका सही आंसर देखे 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर रहेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। चलो, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर that covers the anterior part of the sperm is, एंटीरियर यानी कि आगे का हिस्सा, ठीक है, आगे का हिस्सा जो हमारे स्पर्म्स को कवर करके रखता है वो क्या रहेगा? हेड रहेगा कि टेल रहेगा? टेल तो नहीं रहेगा, नेक भी नहीं रहेगा बच्चा, हेड और एक्रोसोम, इन दो में से आप गेस करो, ठीक है। आंसर सही है वो है 5 4 3 2 1, एक्रोसोम। पढ़ चुके हैं, जाके लेक्चर देखो जल्दी से, ठीक है। ये अच्छा है, हेड और टेल ऑफ स्पर्म तो नहीं रहेगा इसका, है ना।
बचे हमारे बीच के दो, सेकंड और थर्ड, इसमें से आप सोच लो। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट रहते हैं सर? एटीपी जनरेट करने के लिए। एटीपी क्यों चाहिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें से तो फर्स्ट और जो हेड और टेल वाला है वो तो हटा ही दो, बचा नेक ऑफ स्पर्म और मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें सही आंसर? मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, ठीक है बच्चों। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इसलिए रहेगा क्योंकि नेक ऑफ स्पर्म जो रहता है वो हेड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। पहले हेड है, फिर नेक रीजन है, फिर मिडिल पीस है, और मिडिल पीस से फिर टेल निकल रही, तो मिडिल पीस में हमारा माइटोकॉन्ड्रियंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलो बताओ, ये बहुत बढ़िया है। एक नॉर्मल ह्यूमन इजैकुलेशन में ऑलमोस्ट कितने स्पर्म जो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। बताओ, ये भी हमने पढ़ा है। जस्ट ये स्टैटिस्टिक्स है, कुछ नंबर्स है, आपको डायरेक्टली एज इट इज याद करके रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1, 200 से 300 मिलियन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा तो बहुत सारा होता है। नहीं बच्चों, ठीक है। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में या आपकी रेफरेंस बुक्स में जैसे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट अ टीस्पून रहता है ना, स्पर्म जो इजैकुलेट होता है वो केवल एक टीस्पून इतना रहता है। चलो बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीमन इज द सेक्रीशन ऑफ, बताइए हमारा सीमन जो है वो किन किन चीजों से बना होता है? epididymis, vas difference and seminal vesicles only, epididymis, vas difference and prostate gland only, epididymis and vas difference, थर्ड वाला तो नहीं होगा, vas difference को थोड़ी कुछ सेक्रेट करती है, तो डक्ट है। बचा फोर्थ वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका सही आंसर बताओ क्या हो सकता है बच्चों? अच्छा, वास डिफरेंस तो तीनों में ही है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ वाला, ठीक है। कैसे? अरे सर वास डिफरेंस जिसमें है वो गलत है, वास डिफरेंस आपकी डक्ट होती है, ठीक है बच्चों। वास डिफरेंस क्या रहती है आपकी? डक्ट रहती है ना। चलो, हमने अभी तक गेमेटोजेनेसिस देखा, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? oogenesis, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम oogenesis का करेंगे, है ना। oogonia अंडरगो डिवीजन एंड एंटर्स इनटू, ठीक है। oogonia करती है हमारा डिवीजन और किस पे चली जाती है? प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस वन, एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन और टीलोफेज ऑफ मियोसिस वन। ये तो डायरेक्टली आपको जस्ट याद करना चाहिए, है ना। मैंने आपको याद कराया था और मैंने एम्फेसिस देके उसमें पढ़ाया भी था। लेक्चर देखिए वापस से पुराना, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए। और इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था। The number of primordial follicles present at puberty is, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स यानी कि हमारे अलाइव फॉलिकल्स जो अब आगे चल के मेंशस करेंगे, ये इन ईच ओवरी की बात कर रहे हैं। एक ओवरी में लगभग लगभग, भैया फोकस हो जाओ, यस, एक ओवरी में लगभग लगभग कितना रहता है, ठीक है। कितना रहता है बताओ? स्टेटिस्टिक्स है, नंबर से आपको एज इट इज इसको याद करना है, ठीक है। इसमें सही आंसर रहेगा 5 4 3 2 1, 60,000 to 80,000 ओनली, ठीक है। हमारा कितना रहेगा इसमें? 60,000 से लेकर 80,000 तक ही रहेगा केवल, ठीक है बच्चों। चलो, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। प्राइमरी फॉलिकल व्हेन सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ थीका इट फॉर्म्स, यस। प्राइमरी फॉलिकल्स में अगर चढ़ते जाती है हमारे और फॉलिकल की लेयर्स, तो वो क्या बन जाता है? बहुत इजी है। साइड तो नहीं बनेगा, फॉलिकल है, ठीक है। प्री मॉडल फॉलिकल भी नहीं बनेगा, टर्शरी और सेकेंडरी बचा। 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर रहेगा सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी बनेगा। टर्शरी इज बेसिकली जस्ट आपका ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें 14th डे पे फिर ओव्यूलेशन हो जाता है और जो ओवा है वो निकल आता है। चलो भैया बच्चों बताओ, द प्राइमरी oocytes completes its first meiotic division when it is in, है ना।
वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर चुकी होती है। कौन से स्टेज में कर चुकी होती है वो, बताइए। 5 4, अच्छा इसका वो तो सेकेंडरी oocyte तो नहीं रहेगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है बच्चों। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा ये वाला देखेंगे क्वेश्चन। A large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body are formed after माइटोटिक डिवीजन तो नहीं होगा, ए माइटोटिक डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा अपने सेकंड और फोर्थ, अब सेकंड और फोर्थ में क्या दे रखा है बताइए। अभी जब फोर्थ वाला कह रहा है कि भैया डिवीजन ही नहीं हुआ है बिफोर, भैया वहां पे क्वेश्चन बोल रहा है डिवीजन हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, गेस करो। 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर रहेगा सेकंड वाला, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब हम इसमें देखेंगे, हमारा सेकेंडरी oocyte इज एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन। यस, सेकेंडरी oocyte के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन रहती है, जर्मिनल एपिथेलियम। जिसने बोला वो गलत है, ठीक है। और बाकी की तीन है कंफ्यूजिंग, उसमें आप गेस कर सकते हो, बट फोर्थ वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोर्थ वाला आपका जो जर्मिनल एपिथेलियम रहता है वो ओवरी का रहता है, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आया। इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1, जोना पेलिसुडा है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इमीडिएट के बारे में बात कर रहे हैं। एग के जस्ट इमीडिएट बाद क्या रहता है, हमारा जोना पेलिसुडा की लेयर रहती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। नहीं सर बस बहुत हो गया, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चंस कर रहे हैं। अरे सिर्फ 1 घंटा, आपको इतनी इतनी देर पढ़ना है, अभी तो आप नीट के लिए पढ़ाई चालू किए हो, और ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए बिना बिना किसी देरी के हम इसको करते हैं शुरुआत, है ना। हमारे ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है। ओव्यूलेशन इज डैश, दैट इज रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocytes फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ टर्शियरी oocyte फ्रॉम ओवरी, और रिलीजिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बताओ ओव्यूलेशन में कौन सा ओवा या कौन सा oocyte निकलता है, बताओ 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 बताओ। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपने अभी तक पुरानी रील्स नहीं, सॉरी पुरानी हमारी वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो जाके वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या चीज है और वो कैसे सॉल्व हो रही है, उसके पीछे फंडा क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका सिंपली आंसर है 5 4 3 2 1, है ना। सेकेंडरी oocyte निकलता है बेटा, प्राइमरी oocyte नहीं निकलता है, ठीक है, याद रखना। प्राइमरी oocyte हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में रहता है, और प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होता है। मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो चुकी होती है जिसमें, ठीक है, और अब मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अटका हुआ रहता है, और उस अटके हुए स्टेज में यानी कि सिसेशन स्टेट में रहता है, सीज हो जाती है प्रोसेस, और उसमें फिर हमारा सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है। फॉलिकल की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग होता है, उनके अंदर हमारा oocyte की कंडीशन अलग रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, नाम से ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, बट दोनों में कंफ्यूज होना मत, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत मजे आएंगे। चलो, रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन, है ना। बताओ भैया, रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल किन लोगों में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानी जाती है। भैया सभी में जानी जाती है, ये तो हमने पढ़ा था ना, बहुत बेसिक है ये तो। चलो 5 4 3 2 1, है ना, इसका सही आंसर है ऑल, ठीक है बच्चों, है ना। चलो बहुत इजी है ये, फटाफट देखेंगे। चलो बताओ इसका आंसर, ये तो हमने क्वेश्चन उसमें भी किया था, हमारी स्लाइड में भी किया था, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था। बताइए, इसमें तो बहुत इजी है, हम इसको लगभग लगभग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 5 4 3 2 1, अरे मेनार्की होता है बच्चों, जिसने मेनोपॉज वायरोपॉज एंड्रोपॉज, पॉज में नाम ही समझ में आ रहा है, पॉज देने रुक जाना, चलते चलते रुक जाना, ठीक है, बट यहाँ पे पॉज नहीं होना अपने को, है ना। यहाँ पे हमारा मेनार्की स्टार्ट, है ना, स्टार्ट को मेनार्की बोलेंगे। चलो मेनार्ची मत बोलना, कुछ बच्चे बोलते हैं मेनार्ची, ठीक है। बताओ, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ना,
तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस क्या दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहे हैं आप बताना, तभी समझ में आएगा, तभी मजे आएंगे। ठीक है, बताओ। हाँ, 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2। एक मिनट, ल्यूटियल फेज, हाँ सॉरी, ल्यूटियल फेज 10 to 14 डेज में नहीं रहता है। यस, माय बैड। ठीक है, ल्यूटियल फेज 10 to 14 डेज, यस यस यस, सॉरी। फॉलिकुलर फेज हमारा रहता है जो कि 7 से 14 डेज तक का रहता है लगभग, है ना। एक मिनट, इसमें यस यस, इसमें केवल फॉलिकुलर फेज ही आएगा, ठीक है, और उसमें 7 भी नहीं आएगा, उसमें 5 आएगा। ठीक है बच्चों, इधर 5 आएगा, इधर 5 आएगा। 5 to 14 डेज हमारा फॉलिकुलर फेज रहता है। ल्यूटियल फेज बच्चों सेक्रेटरी फेज रहता है ना, तो वो 14 दिन के बाद शुरू होता है। ठीक है, 14 दिन के पहले नहीं रहता, तो ये वाला तो गलत आंसर है ना। यस, इट वाज नाइस क्वेश्चन। अगेन हमारा मेंस्ट्रुअल फेज 10 to 16 डेज नहीं रहता है। हमारा मेंस्ट्रुअल जो फेज रहता है वो 1 to 5 डेज रहता है। ठीक है, चलो, और बोथ 1 और 2 तो गलत है, तो सबसे जो कन्वीनियंट या सबसे जो हमारा बोलना चाहिए एक्यूरेट आंसर, हमारे एक्चुअल आंसर के सबसे जो क्लोज था, वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और आप इसको ऐसे मानकर चलना कि जब भी हमारे ऐसे मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, तो जो आंसर आपके एक्चुअल आंसर के सबसे करीब रहता है, वही उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एट अबाउट 14th डे द हॉर्मोन्स राइज टू पीक लेवल आर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जो हॉर्मोन्स 14th डे पे पीक पे पहुंच जाते हैं वो कौन कौन से हैं, गेस करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या सिर्फ दोनों में से एक, या एसीटीएच। तो एसीटीएच तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे ऊपर के तीन, ऊपर के तीन में से आपको क्या लग रहा है। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे कि सर एलएच सर्ज होता है। ठीक है, एलएच सर्ज होता है, तो एलएच तो एक सही आंसर है। ठीक है, तो सेकंड आंसर अगेन क्रॉस आउट हो गया। अब आपका थर्ड और फर्स्ट दोनों में से गेस करना है आपको। ठीक है, 5 4 3 2 1। जिस बच्चों ने केवल एलएच वाला सर्च किया था, सॉरी चूज किया था आंसर, वो गलत है। बच्चों एलएच सर्च नहीं रहता है केवल अकेला, एलएच की मात्रा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मात्रा से ज्यादा रहती है। मतलब एफएसएच की मात्रा से एलएच की मात्रा ज्यादा रहती है, पर दोनों ही पीक पे रहते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पूरी साइकिल में 14th डे पे सबसे ज्यादा पीक पे रहता है। ठीक है, भले वो एलएच से कम रहता है, लेकिन वो अपनी स्टेज में, अपने जो उसमें है ना, उसकी कैटेगरी में, या उसके बोलना चाहिए उसके सेम लेवल पर, वो सबसे ज्यादा पीक पे 14th डे पे ही रहता है एफएसएच। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जाके आप डायग्राम देखो, जो मैंने डायग्राम बताया था। ठीक है, स्लाइड्स में ये इसमें स्लाइड्स में बताया था, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली क्लास में भी बताया था वो डायग्राम। देखो बच्चों, आपको पहले पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मजे आएंगे। क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है मैंने सब बताया हूँ उसमें, और मतलब हमने पढ़े हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ड्यूरिंग मिड साइकिल द रैपिड, एक सेकेंड, यस, देखो, ड्यूरिंग मिड साइकिल द रैपिड सेक्रीशन ऑफ एलएच रिजल्ट्स इन, अरे ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। अचानक से अगर मिड साइकिल, साइकिल के ऑलमोस्ट मिडिल में, ठीक है, जो सेक्रीशन होता है एलएच का बहुत ज्यादा अचानक से, उससे क्या होता है बच्चों, बताओ उससे क्या होता है। फर्स्ट ओव्यूलेशन, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ ओवोनिया, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल्स, या फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज। बताओ क्या होता है इससे। हाँ, 5 4 3 2 1, इससे होता है ओव्यूलेशन। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ना। हमने पढ़ा है, आप उस पर जाके देखिएगा। 14th डे पे जैसी एलएच पूरा पीक पे रहता है, तब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, और फिर एलएच की मात्रा गिरने लगती है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल चुका होता है। जाके क्लास देखो, क्लास, फिर आना इधर सॉल्व करने। यस, कॉर्पस मेमिले तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको। ठीक है, बोथ 1 and 3, तो ये भी तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, बच्चा हमारा कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है बच्चों,
डिडक्टिव थिंकिंग करी, पूरा नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, आधा बता रहा हूँ, आपको आधा गेस करना है, ठीक है। सिक्का उछाल के कोई गेस नहीं करेगा, अकड़ पकड़ बम्बेबो करके कोई गेस नहीं करेगा। और ये वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहता है वो चूज द करेक्ट आंसर रहता है, ना कि गेस द करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट यस, आपको अगर आता है तो गुड है, नहीं आता है तो आपको गेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। और डिडक्टिव थिंकिंग करके ही गेस करना ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो, ग्राफियन फॉलिकल येलो कलर के किस चीज में बदल जाता है, गेस करो। 5 4 3 2 1। हमारे कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है भाई। अरे सर, कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं, कॉर्पस एल्बिकेंस कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होने लगता है तब वो कॉर्पस एल्बिकन में बदल जाता है। कॉर्पस एल्बिकन आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस रहता है और कॉर्पस लूटियम आपका येलो कलर का सब्सटेंस रहता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आवाज ऑडिबल है ना, आवाज ऑडिबल है आई गेस। चलो आगे बढ़े हम, है ना, समझते हैं हमारा। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, वेरी मजेदार। बताओ इसमें से कौन सा है ऐसा जो इनकरेक्ट है ना, गलत है। मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, सही है कि गलत, गेस करो, सोचो। LH and FSH increases gradually during follicular phase. Corpus luteum acts as a temporary endocrine gland. Estrogen maintain endometrium। ठीक है, मेरे को तो समझ में आ गया कौन सा आंसर इसमें गलत है, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। आप बताओ कौन सा है ना, अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लो। 5 4 3 2 1। इसका आंसर है फोर्थ वाला, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, हाँ, इसमें लिखा है मे बी इंडिकेटिव, है ना, इज द ओनली इंडिकेटिव नहीं दे रखा। इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए बच्चों। अगर ओनली इंडिकेटिव रहता तो ये वाला गलत रहता, ठीक है, क्योंकि और भी चीजें होती है जिसके कारण हमारी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। फिर अगेन सेकंड पाएंगे तो LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, तो ये तो सही बात है, ठीक है। LH और FSH की मात्रा हमारी ग्रेजुअली क्या होती है, बढ़ती है ना। हमने क्लास में पढ़ाया है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग सबसे पहले सभी बच्चे जाके क्लास देखो, तभी आपको ये जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो समझ में आएगा और मजे भी आएंगे तभी, ठीक है। ये तो जस्ट आप गेस करते रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें थर्ड वाला क्यों नहीं हो सकता था इसका सही आंसर। कॉर्पस लूटियम एक्ट्स एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। यस, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रहती है बच्चों, उसके ऊपर भी बायोलॉजी बेसिक्स में एक वीडियो है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के लिए। अच्छा, एंडोक्राइन ये रहती है हमारी कि वो हमारी डकलेस ग्लैंड रहती है ना। डकलेस ग्लैंड जो हमारी डायरेक्टली किसमें सेक्रेट करती है, ब्लड स्ट्रीम में हमारे हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम उसकी तरह काम करता है, यस, वो उसकी तरह काम करता है। कैसे काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके। और लास्ट वाला एस्ट्रोजन मेंटेन नहीं करता है एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन के यस ऊपर नीचे से यानी कि उसके लेवल्स के ऊपर नीचे हो जाने से हमारा एंडोमेट्रियम पे अफेक्ट आता है, बट उसको मेंटेन नहीं करता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यस, द लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 50 इयर्स इन फीमेल इज मेनार्की, मेंस्ट्रुअल फेज, मेनोपॉज या बोथ 2 and 3, ठीक है। इसमें गैस कीजिए, चूज कीजिए, आई मीन चूज कीजिए आपका सही आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। अगेन डिडक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपको ये चीज समझाई थी कि जिसमें देखो मैनो जो वर्ड रहता है, मैनो है ना, मैन या मैनो, मेंस्ट्रुअल, ठीक है, इस शब्द का मतलब रहता है कि हमारा जो भी मेंसेस से रिलेटेड है या मेंस्ट्रुअल फेज से रिलेटेड है ना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी टर्म्स रहते हैं उसमें मैनो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनो तो सभी इसमें है, तीनों ही उसमें है, ठीक है। अभी फोर्थ वाले को हम कट कर देते हैं क्योंकि एक ही आंसर रहेगा इसमें इसमें, ठीक है। फिर अगेन हमारा मेनार्की तो हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग रहता है। बचा हमारा मेंस्ट्रुअल फेज और मेनोपॉज, ठीक है बच्चों। तो मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल फेज में से चूज करो। वीडियो चाहिए तो पॉज कर लो और सही आंसर बताना। 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर रहेगा मेनोपॉज, ठीक है। पॉज हो जाना, रुक जाना, मैंने अभी जस्ट बताया था, रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि उसके बाद में रुक जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम देखेंगे हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का, इसके ऊपर भी वीडियो है, आप सबसे पहले जाके वीडियो देखो, उसके बाद जरूर से इधर आना और क्वेश्चन ट्राई करना, तभी मजे आएंगे। चलो बच्चों, इसमें देख रखा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस इज
वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो, इसमें दो चीज में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, पहले आप इसमें सोच लीजिए इसका क्या हो सकता है। ऑप्शंस भी बहुत तगड़े देके रखे हैं इसमें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम स्पर्मियोजेनेसिस समझते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट होता है, ठीक है। छोटे जो न्यूक्लियस जैसा रहता है स्पर्मेटिड, उससे हमारा प्रॉपर जो बड़ा वाला स्पर्म है वो बनता है, तो वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो वो तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, ठीक है। बचा हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अभी इंसेमिनेशन क्या होता है मैंने क्लासेस में बताया है, और स्पर्मिएशन क्या होता है ये भी मैंने क्लासेस में बताया है, ठीक है। पहले हम आंसर देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। यस, देखिए, यहाँ पे इंसेमिनेशन, सर स्पर्मिएशन भी तो हो सकता है, नहीं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है उस प्रोसेस का मतलब स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के बाद में इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब है द रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू द वजाइना। अगर आप वजाइना के अंदर ही रिलीज कर रहे हो तो वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस रहेगी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल इजैकुलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 वाले जो थे वो तो और भी गलत है, ना इस नाव के ना उस नाव के, ठीक है। और स्पर्मिएशन जो है वो नहीं आएगा, इंसेमिनेशन ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको, है ना। चलो बच्चों आगे देखेंगे हम, है ना। इन ह्यूमंस फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके थे, तो जस्ट इसका डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। इसमें दे रखा है एम्पुला, इस्थमस या यूट्रस। यूट्रस में तो होता नहीं, फेलोपियन ट्यूब्स में से किसी एक पार्ट में होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसमें हम इस्थमिक एम्पुलरिक जंक्शन, ठीक है। इस्थमिक या सॉरी एम्पुलरिक या इस्थमिक जंक्शन सेम चीज है, ठीक है बच्चों। तो वहां पे हमारा फीमेल फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर एमपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करें जिनको लगभग लगभग 20 से 25 नंबर का हमारा आता है एमसीक्यूज, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स। और अगर किसी में उसकी बात करूं स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये आता ही आता है। और ये तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है, जस्ट आप एक बार उसको याद कर लो। बायोलॉजी तो है ही टफिकेशन। चलो, द स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन द जोना पेलिसुडा टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ, बताओ। स्पर्म्स के कारण कुछ चेंजेस आते हैं हमारे जोना पेलिसुडा की लेयर में, क्यों आते हैं? ब्लॉक करने के लिए, किसको ब्लॉक करने के लिए? मैंने ही बताया था, ठीक है। चलो पहले आप आंसर बता दो, मतलब आंसर सोच लो। 5 4 3 2 1, ठीक है। मैनी स्पर्म्स, मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे स्पर्म्स हमारे ओवा के अंदर चले गए तो जो ओवा है वो हमारा फ्यूज ही नहीं कर पाएगा एक न्यूक्लियस के साथ में, और फर्दर वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है बच्चों। याद रखना, अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ट्विंस कैसे होते हैं फिर? अरे, ट्विंस का अलग फंडा है, ठीक है। उसको हम हमारी बायोलॉजी बेसिक्स वाली सीरीज में जरूर बताएंगे अगर हुआ कभी तो, बट स्टिल अभी आपको याद रखना है कि मैनी स्पर्म्स की एंट्री को वो प्रिवेंट करता है। अभी उसमें ऐसा क्या रहता है कि जो मैनी स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है, बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए, आप क्लास देख कर आओ। कैल्शियम, कैल्शियम के कारण हमारे दूसरे जो स्पर्म्स है वो हमारे ओवा के अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। नीट वाले बच्चों भैया ध्यान से सुन लो। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यस, ये वाला देख लिया था हमने, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। द सेक्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ, यस, हाँ ये वाला देखेंगे। चलो बताओ, द सेक्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प्स टू एंटर द ओवम। अरे, ये तो बहुत बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। चलो, 5 4 3 2 1, बताओ। जिस भी बच्चे ने टेल चूज करा है वो तो बहुत ही गलत है, मिडिल पीस और नेक चूज करा वो भी बहुत ही गलत है। इसका सही आंसर है एक्रोजोम, ठीक है। अरे एक्रोजोम कैप्लैक स्ट्रक्चर रहता है ना, और ऐसे करके कोई भी ड्राइव करेगा ना, ऐसा थोड़ी पैर पहले आगे है और फिर ड्राइव करेगा, ठीक है। चलो, बेसिक चीज, बेसिक चीज है, बेसिक चीज। चलो जनरल, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विथ द, बताओ कैसे होता है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, उसकी ओवा की जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो खत्म कब होती है ना, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एम्पुला। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों, कि जैसे ही हमारा जो स्पर्म रहता है जब वो ओवम के अंदर जाता है, तब हमारी ओवा की जो सीज हुई हुई हमारी जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है ना, सीज हो चुकी जो हमारी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने पढ़ाया है, आपको क्लासेस पहले पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद यहाँ पर आना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं पढ़ेंगे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलो देखो, ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड इन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजे आएंगे। कंफ्यूजिंग दे रखा है, ओवरी तो होगा ही नहीं, ठीक है, ओवरी से क्योंकि निकल चुका है एग, और एग जब फर्टिलाइज हो चुका होता है उसके बाद कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें यूट्रस आ सकता है, फेलोपियन ट्यूब आ सकता है, या तो इम्पुला आ सकता है, ये तीन में से आप गेस करो, ठीक है। 5 4 3 2 1, है ना, हमारा फेलोपियन ट्यूब में, सुनना, अब फेलोपियन ट्यूब में भी सर कहाँ पे, एम्पुला भी आ सकता था आंसर, बट यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब दे रखा है, क्यों, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन के ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज बाद में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और हमारा फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है कि एंट्री ऑफ स्पर्म हुआ तो उसके जस्ट तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हो जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 दिन लगते हैं स्पर्म्स को रीच करने के लिए, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में उसके एग तक जाने के लिए, ठीक है। अरे सर इतना टाइम कैसा लगता है बच्चा, इतना ही टाइम लगता है ना, इतना सा स्पर्म छोटू सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, वो कितना कितना भी फास्ट चलाए गाड़ी उसको तो पर्टिकुलर उस पर पहुंच पाएगा ना स्पीड पे, ठीक है। चलो, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट, ये तो हमने स्लाइड में भी देखा था, हमारी जो पीपीटी थी उसमें भी हमने ये वाला देखा था बच्चों क्वेश्चन, है ना। बताओ जल्दी से, 5 4 3 2 1, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट वाला है सही। होलोब्लास्टिक मैंने बताया था, रेडियल यानी कि गोलाकार रहेगा, इनडिटर्मिनेट यानी कि कहीं से भी उसमें कट लग जाएगा, वी कैन नॉट डिसाइड, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एम्ब्रियो विथ 8 to 6 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरूला, ब्लास्टोला, अर्ली गेस्ट्रोला, लेट गेस्ट्रोला। अर्ली गेस्ट्रुला और लेट गेस्ट्रुला तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमारा बचा ब्लास्टुला और मोरुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला और मोरुला में से आपको गेस करना है, ठीक है। 5 4 3 2 1, बच्चों मोरुला आएगा इसका सही आंसर, क्या आएगा, मोरुला आएगा, ठीक है। कोई मरेला मत बोलना, ठीक है, कोई मरेला मत बोलना उसको, मोरुला है वो, ठीक है बच्चों। चलो बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को मजे आ रहे हैं, है ना, मजे आ रहे हैं तो एक लाइक दे दीजिए तो जल्दी से। चलो भैया आगे बढ़ेंगे हम। द टू टाइप्स ऑफ सेल इन अ ब्लास्टोसिस्ट आर, अरे ये भी इतना इजी है, बताओ। 5 4 3 2 1, ठीक है। देखो भैया, आउटर सेल मास नहीं होता है, इनर ट्रोफोप्लास्ट, देखो ट्रोफोप्लास्ट तो अंदर की होती ही नहीं है, ठीक है, ट्रोफोप्लास्ट आउटर लेयर ही होती है हमारी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आउटर एपिब्लास्ट एंड इनर सेल मास ये भी नहीं होगा, ठीक है। आउट एपिब्लास्ट आउट में होती नहीं है, वो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ही लेयर बनती है, वो भी बाद में बनती है, ठीक है। और वो ब्लास्टोसिस्ट नहीं रहता, वो ब्लास्टोसिस्ट के आगे वाली प्रोसेस रहती है, ब्लास्टोसिस्ट है अगर यहाँ पे तो उसमें इनर सेल मास रहेगा और ट्रोफोब्लास्ट रहेगा। ब्लास्टोसिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये, ठीक है बच्चों, कि उसमें हमारा ट्रोफोब्लास्ट यानी कि एक आउटर लेयर देखने के लिए मिलती है और अंदर का एक जो सेल मास है वो देखने के लिए मिलता है। यही सेल मास जो रहता है ये प्रिमिटिव रहता है, मतलब कि आगे चल के क्या बनेगा, हमारा बेबी, ठीक है। यही जो हमारी चीज है ये क्या बनती है आगे जाके, हमारे बेबी का फॉर्म लेती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ब्लास्टोसिस अटैचेस टू डैश ऑफ द यूट्रस, बोथ 1 and 2। सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। ये वाला आंसर जिस बच्चे को नहीं आया वो पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है, उसने कभी उठाई ही नहीं है किताब। 5 में ही आ गया आंसर, एंडोमेट्रियम, ठीक है। याद रखना बच्चों, एंडोमेट्रियम में ही हमारा क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मैंने अभी बताया इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, सबसे अंदर की लेयर में। ऐसा तो है नहीं कि बाहर चला जाएगा। पेरीमेट्रियम वाले, मायोमेट्रियम, हाँ पेरीमेट्रियम वाले बच्चे तो कोई बोलना ही मत, ठीक है। मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम में नहीं होता है, ठीक है, किसमें होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको इसमें से कुछ आंसर्स को है ना जो गेस करना है, ठीक है, तो आप उसको कुछ बिहाफ पे गेस कर सकते हो, ठीक है, कि सर ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है ना, डिडक्टिव थिंकिंग मैं आपको बताया हूं हर बार, ठीक है। देखो, द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड, गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैर्चुरेशन तो नहीं होगा, पैर्चुरेशन काट दो, वो तो बर्थ देना होता है। कॉम्पेक्शन, डीलेमिनेशन और इम्प्लांटेशन, ये तीनों टर्म्स मैंने पढ़ा है, पैर्चुरेशन भी पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है। बट यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, गेस करो। 5 4 3 2 1, इम्प्लांटेशन, ठीक है बच्चों, क्या रहेगा इसका सही आंसर, इम्प्लांटेशन। सर ये सारी टर्म्स क्या होती है, अरे आप जाके पहले पुरानी क्लासेस को देखो, उसके बाद ही यहाँ पर आना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एन ओवम, द एंजाइम रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम टू डिसॉल्व हाइलुरोनिक एसिड, कौन सा रहेगा, हाइलुरोनिक एसिड है तो उसके लिए कौन सा रहेगा इनमें से, बताओ। सिंपल, 5 4 3 2 1, अरे भैया हाइलुरोनिडेज रहेगा, मैंने आपको बताया था इसका आंसर, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, यस, जोना पेलेसुडा इज डिसॉल्व्ड बाय द एंजाइम, जोना पेलेसुडा कौन से एंजाइम से डिसॉल्व होती है, ये भी पढ़ाया है मैंने, याद करो। 5 4 3 2 1, एक्रोजिन, ठीक है, एक्रोसिन से ये क्या रहती है बच्चों, डिसॉल्व होती है। सर कैसे होती है, एक्रोसोम हमारा एक्रोसिन को सेक्रीट करता है, जो फर्दर हमारा क्या करता है, जोना पेलोसुडा को डिसॉल्व कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है या पेनिट्रेट कर देता है। क्यों कर देता है, अरे बेटा स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस से मिलना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी फ्यूजन होगा, नहीं तो मतलब क्या है, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा, द सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट अबव द रीजन ऑफ इनर सेल मास आर कॉल्ड, बताओ, ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल्स रहती है अबव द रीजन ऑफ इनर सेल मास, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर तो नहीं आएगा और एम्ब्रियोनिक सेल्स भी नहीं आएगा, है ना, ट्रोफो एंडोडर्म और ट्रोफो एक्टोडर्म सेल्स, इन दो में से कुछ एक आंसर सही है, इतना तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बताओ फिर गेस करो ऊपर के दो में से कौन सा, 5 4 3 2 1, है सेल्स ऑफ रॉबर, ट्रोफो एक्टोडर्म रहता है बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म। लेट मी चेक, लेट मी चेक, वेट, लेट मी चेक, यस यस यस, सही है सही है सही है। सुनो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, देखो, ट्रोफो एक्टोडर्म सेल्स और ट्रोफो एंडोडर्म सेल्स, है ना। एक्टोडर्म वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारा, सेल्स ऑफ रोबर, ठीक है, याद रहेगा, है ना। इसको एज इट इज याद कर लेना, इस थर्ड वाला, इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर का जो रीजन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर, है ना, रॉबर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे,
बताओ, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यस, नाइस क्वेश्चन, ठीक है, गेस कीजिए, 5 4 3 2 1। डेसिडुआ में मैंने आपको बताया था, डेसिडुआ अलग से डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, वो एंडोमेट्रियम का ही हिस्सा रहता है, ठीक है। और डेसिडुआ से भी हमारे जो बेबी रहता है उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, मतलब वो भी एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन बता देता हूँ। यस, बायलेमिनार जो एम्ब्रियोनिक डिस्क रहती है जो हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, हेपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म, मेसोडर्म की हाइपोब्लास्ट और एंडोडर्म, ठीक है। तो मीसोडर्म तो नहीं रहता, तो मेसोडर्म वाले दोनों आंसर ही गलत है। उसके बाद बचा फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में गेस कीजिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। सर फोर्थ वाला क्यों नहीं रहेगा, हाइपोब्लास्ट और एंडोडर्म, हाइपोब्लास्ट है तो एपिब्लास्ट आएगा और एंडोडर्म है तो एक्टोडर्म आता, ठीक है, समझ में आया। कभी भी वो दोनों नहीं रहते, हमेशा मीजोडर्म तब आएगा जब आपका एक्टो और एंडो दोनों जो डर्म है, जो डर्म लेयर्स है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहेगी। ये भी हमने पढ़ा है, बताइए, हाइपोब्लास्ट लेयर बिलो द ट्रोफोब्लास्ट एनक्लोजेस अ कैविटी कॉल्ड, हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बोथ योक सैक एंड अम्लाइकल वेसिकल, है ना, योक सैक को ही अम्लाइकल वेसिकल बोलते हैं, हमने योक सैक नाम से पढ़ा है, अगर आप केवल योक सैक करके याद करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोकोरियल, ठीक है। हीमोकोरियल क्या हो सकता है, देखो हीमो का मतलब मैंने आपको बताया था, कोरियल का मतलब भी मैंने आपको बताया था, हीमो मतलब ब्लड, कोरियल मतलब कोरियन। अब बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है, पढ़ो आराम से, सारे ऑप्शंस पढ़ो, बड़े ऑप्शंस है, आराम से उसको जज करो, इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। And maternal blood comes into direct contact with the fetal chorion, when maternal blood comes into direct contact with fetal amnion, नहीं, direct contact with direct contact with fetal, so direct contact with fetal amnion, yes, बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियस है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, और बहुत ऑब्वियस है, 5 4 3 2 1, फर्स्ट वाला रहेगा, बाकी सब तो शुरू का सेम है, लास्ट का अपवर्ड पढ़ेंगे, एलेंटॉइस, कोरियन क्यों दे रखा है, अगर एलेंटॉइस सही आंसर होता, योक्सेक एमनियन ये नहीं है, कोरियन दे रखा है मतलब कि कोरियन से रिलेटेड रहेगा, कोरियल दे रखा है मतलब कोरियन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का एसेंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। बायोलॉजी के टर्म्स को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पैचुरेशन, यस, बताइए, ड्यूरिंग पैचुरेशन द प्लासेंटा कास्ट ऑफ विद द लॉस ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड मैटरनल टिश्यू कॉजिंग हेमरेज इज कॉल्ड, यस, नाइस क्वेश्चन, बताइए, 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर रहेगा डेसिडुआ, डेसिडुएट प्लासेंटा, ठीक है बच्चों। अब डेसिडुएट प्लासेंटा कैसा रहा, डेसिडुआ भी हमारा प्लासेंटा के साथ में रिमूव हो जाता है, जिस कारण से हमारा ब्लीडिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लीडिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यस, चलो बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ प्लासेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज, अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया है ना, तो कोई भी गलत नहीं करेगा, और बार बार आप वीडियोस को देखो, एनसीईआरटी खोलो, वीडियोस को देखो, रफ कॉपी लो, नोट्स बनाओ, आप सब मेहनत करो, ठीक है, आपको इसका आंसर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, आपको पढ़ना है ना।
इसका सही आंसर है 5 4 3 2 1 कोरियो एलेंटोइक। ठीक है, एलेंटोइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और प्लासेंटा कैसा रहता है, उसमें एलेंटोइस पाया जाता है और उसमें कोरियन भी रहता है, इसलिए उसको कोरियन एलेंटोइक कहते हैं, है ना। क्लासेस जाकर देखो आप पुरानी, तो आपको समझ में आएगा। ये भी पढ़ा है हमने, ये वाला भी पढ़ा है, ये वाला स्लाइड्स में ही देखे थे हमने क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा रहेगा सही आंसर। 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। प्लासेंटा की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें यूट्राइन टिश्यू भी रहेगी और कोरियोनिक विलाय भी रहेंगे। सर कोरियोनिक विलाय क्या होता है, प्लासेंट यूट्राइन टिश्यू तो हमें पता है बेटा। कोरियोनिक विलाय वो रहता है जब जहां पर हमारी ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शंस, विलाय मतलब फिंगर लेग प्रोजेक्शंस या जस्ट आपके प्रोजेक्शंस, हमेशा आप याद रखना। ठीक है, ये हमारे चेंजेस के लिए, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये हमको बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, कोरियोनिक विलाय कोरियन में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन क्या होता है, मैंने बायोलॉजी बेसिक्स में इसके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है बच्चों, जरूर से जाके देखना, है ना। चलो, प्लासेंटा एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एंड सेक्रीट्स एचसीजी। एचसीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रहता है। ठीक है, और पीएल दे रखा है, और फिर थर्ड हमारा दे रखा है एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और पीएल एचसीजी, या ये चारों, मतलब ये तीनों, हाँ चारों। इनमें सही आंसर क्या है, 5 4 3 2 1। सारे ही करता है हमारे प्लासेंटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लासेंटल हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं, प्लासेंटल हॉर्मोन्स। सर इनको प्लासेंटल हॉर्मोन्स क्यों कहते हैं, प्लासेंटा रिलीज कर रहा है इन हॉर्मोन्स को किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, इससे बेबी को अफेक्ट नहीं होता है, इससे जो ह्यूमन फीमेल है उसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, एक सोमेटोमेमोट्रोपिन भी देखा था हमने जो एंटी इंसुलिन का काम कर रहा था। ठीक है, वो भी प्लासेंटा से निकलता है, अगर वो भी ऑप्शन में होता तो उसको भी हम टिक कर देते। ठीक है, चलिए, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय, रिलैक्सिन कहां से सीक्रेट होता है, वेरी गुड, पिट्यूटरी। ठीक है, यूट्रस ओवरी प्लासेंटा कहां से होता है, 5 4 3 2 1। ओवरी से होता है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन कहां से सेक्रेट होता है, ओवरी से होता है। इसका पैर्चुरेशन से कोई लेना देना नहीं है रिलैक्सिन का। ठीक है, रिलैक्सिन आपके कह सकते हैं हम कि हमारे जो साइकिल्स रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हेल्प करता है और पैर्चुरेशन में भी थोड़ी हेल्प करता है, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट रोल एज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का ज्यादा रोल रहता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बिना किसी देरी के। देखो ये कुछ हमारे दे रखे हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन सेक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, ये भी बहुत बढ़िया है। एचपीएल और रिलैक्सिन, एचसीजी, एचसीजी इन ह्यूमन प्लासेंटल लेक्टोजन। हाँ, पीएल का मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लेक्टोजन होता है। ठीक है, एचपीएल एंड रिलैक्सिन ओनली, रिलैक्सिन ओनली। इनमें से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपके। चलो 5 4 3 2 1। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लेक्टोजन। ठीक है, लेक्टोजन आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन आपके फीमेल के ब्रेस्ट को मैच्योर करने का काम करता है क्योंकि उसे आगे जाके लैक्टेशन देना है। और रिलैक्सिन, है ना, रिलैक्सिन फर्दर हमारा क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के साथ में हेल्प करता है ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा फीटस है उसको आउट कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बिना किसी देरी के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ दिस हॉर्मोन्स इंक्रीज मेनी टाइम्स। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इनके जो लेवल रहते हैं, है ना, हॉर्मोन्स के जो लेवल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो तो इनमें से किस किस के बढ़ते हैं, गेस करो। 5 4 3 2 1। ठीक है, देखो एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारा प्लासेंटा से सेक्रेट होता है, प्लासेंटा एक बड़ी सी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। प्रोजेस्टेरॉन से सेक्रेट होगा, अगेन बड़ी सी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल अलग से सेक्रेट होता है, प्लासेंटा से सेक्रेट नहीं होता है।
प्रोलैक्टिन है वो भी हमारे अलग से सेक्रेट होता है, प्लासेंटा से सेक्रेट नहीं होता है। और थायरोक्सिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। और हमारे सोमेटोमेमोट्रोपिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और भी हार्मोन्स है इसमें, ठीक है। पर यहाँ पे ओनली दे रखा है तो ओनली नहीं है, और भी हार्मोन्स रहते हैं। यस, सोमेटोमेमोट्रोपिन यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो वहां पे क्वेश्चन था कि जिनकी मात्रा यूजुअली बॉडी में रहती है बट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है, ठीक है। सोमेटोमेमोट्रोपिन नॉर्मली बॉडी में नहीं रहता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है केवल, तो थोड़ा सा वहां पे लैगिंग है, ठीक है, याद रखना। चलो, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डेवलप्स इनटू, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद में इनर सेल मास किस में बदल जाता है, ठीक है, गेस करो। 5 4 3 2 1, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। मीजोडम में नहीं बदलता है, मैंने पहले भी बताया 3-4 क्वेश्चंस पहले कि हमारा एक्टोडम रहता है, एंडोडम रहता है, और फिर हमारा मीजोडम रहता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ऐसे प्रकार का हमारी इसमें यहाँ पे चीजें रहती हैं, आपको उसको एक एक करके ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में भी है और हमने भी पढ़ाई है। चलो चलो, 5 4 3 2 1, ये तो बहुत इजी है। जेस्टेशन पीरियड इज जस्ट आपका प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, 9 महीने का रहेगा, सभी को पता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया है। और डेवलपमेंट के ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, है ना। चलो बताओ, 5 4 3 2 1, हार्ट, ठीक है, हर्ट नहीं होता है, वो हार्ट होता है, ठीक है बच्चों। चलो, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलप्स, 1 महीने के बाद ही हमारा जो एम्ब्रियो रहता है वो क्या डेवलप करने लगता है, हार्ट को बना चुका होता है, ठीक है। अगर आप डॉपलर मशीन से, है ना, अगर आप उसका साउंड, फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे, एफएचएच सुनेंगे, तो आपको सुनाई देगा आफ्टर 1 to 2 months ओनली, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, हेयर ऑन द बॉडी एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे वीक्स में दे रखा है, बट मैंने आपको मंथ्स में भी इसका बताया था स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। गेस कीजिए, 5 4 3 2 1, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। एट द एंड ऑफ 24 वीक्स, ठीक है, लगभग लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे हमारा क्या आने लगता है, पूरा हेयर जो है बॉडी का वो कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ्स में जब हमारा बेबी रहता है वो छोटू सा रहता है पर पूरा डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। और बाकी के 3 महीने यानी कि बाकी के जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है उसमें वो फुल्ली एक थोड़ा सा बड़ा होता है या थोड़ा मैच्योर बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑर्गन जो रहते हैं सारे बन चुके होते हैं लगभग लगभग, और पर 9 मंथ के एंड तक उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे, by the end of first trimester the major organ system are formed, यस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में जो हमारे मेजर ऑर्गन जो फॉर्म हो चुके होते हैं कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने। 5 4 3 2 1, इसका सही आंसर है लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। ये मैंने आपको हमारी स्लाइड्स में बताया था, क्लासेस जाकर आप पहले पुरानी देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, 5 4 3 2 1, है ना। इसका सही आंसर है पार्चुरेशन, मैंने बताया है आपको, ठीक है, बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, डील किया है। The signals for parturition originates from fully developed fetus and placenta, fully developed fetus only, placenta only, uterine wall only। थर्ड और फोर्थ तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में से गेस कीजिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, ठीक है बच्चों। हमारा जो फीटस रहता है और जो प्लासेंटा रहता है जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है, जिससे हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है और वो ब्रेन वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म है, आप स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं, हमारी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी मतलब आपकी एनसीईआरटी है आपके पास, उसमें देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पैर्चुरेशन इज, दैट इज आपके बर्थ में जब आप बर्थ करते हैं तब कौन सा हार्मोन आपको हेल्प करता है, इजी है, सिंपल है, ऑक्सीटोसिन। ये तो याद करने की चीज है, इसमें एक्सप्लेन क्या ही करे,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका मैंने अभी ही बताया 2 स्लाइड पहले। क्या? द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, एक ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें अब बेबी रेडी है बाहर आने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो, अरे वाह, ठीक है। देखो आज का हमारा जो था वो यहीं तक का था, जितना आपके कोर्स में क्वेश्चंस थे हमने वो सारे देखे हैं। ठीक है, जस्ट फॉरगेट द नंबर्स, फोकस ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, और अच्छा लगा होगा आपको, मुझे ये पता है। क्लियर? चलो, बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है बच्चों, और भी हमारी दूसरी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाके चेकआउट करें, है ना। और बाय द टाइम दिस हमारा जो आउटरो है वो खत्म होगा, आपके सामने कुछ ना कुछ यहाँ पर वीडियो की लिंक आ चुकी होगी, आप उसको जाके क्लिक करके चेक कीजिए। और हमारा यहाँ पे या यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी आ गया है। ठीक है, तो आप उसे जाके भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अगली बार तक के लिए जब हम मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू।